So guys, this picture explains the metabolism of the benzodiazepines. In this, it explains that diazepam, oil, and clonazepam convert into डेस्मेथाइल ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोडाइज़ोपेप्टाइड जो है जो ये पहले डेस्मेथाइल क्लोडाइज़ोपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये डिमॉक्सीपैम में कन्वर्ट हो जाता है, एडमॉक्स 170 ये भी डेस्मेथाइल डायज़ेपैम में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसके बाद क्या होता है, ये जो डेस्मेथाइल डायज़ेपैम है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीजैज़ेपैम में, जो कि फिर कंजुगेट करता है, ठीक है। इसके बाद अल्प्राजोलैम ट्राइज़ोलैम जो हैं ये अल्फा हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट्स फिर कंजुगेट करते हैं, यहाँ कंजुगेट करते हैं। इसके बाद डायज़ेपैम भी डायरेक्ट कंजुगेट करता है। फिर डायज़ेपैम जो है ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी डायज़ेपैम और डेसल्काइल डायज़ेपैम ये भी कंजुगेट करते हैं। उसके बाद ये एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी सिस्टम के जरिए। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेडेटिव बेंजोडाइज़ेपिन के एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। जो जनरल इफेक्ट्स में क्या है, सेडेशन होती है, लाइट हेडेडनेस होती है, मतलब कि सारी बहुत हल्का हल्का लगता है। उसके बाद डॉक्सी हो सकता है, इसकी वजह से और लेथर्जी हो सकती है। नेक्स्ट एस्ट्रोग्रेड एमनीजिया अगर देखें तो इम्पेयर्ड बिल्ड क्रिएट न्यू मेमोरीज, मतलब कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपको नई नई मेमोरीज नहीं स्टोर हो पाती हैं आपके ब्रेन के अंदर। इसको कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनीजिया। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है कि आप जो पुरानी मेमोरी था उनको याद नहीं कर पाते, मतलब कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, वो एक ही बात है कि तो प्रॉक्सिमल सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एग्रेसिवनेस पैदा हो सकती है, और इसके बाद क्या है कि हैंगओवर पैदा हो सकता है, मतलब डे टाइम स्टीन दिन को ये बंदे का सोने का दिल करना या ड्रॉसनेस फील होते रहना, उसको कहते हैं। ऐसा ये हो सकता है इसकी वजह से। और ड्रग डिपेंडेंस लायबिलिटी, मतलब इसमें आप ड्रग डिपेंडेंट भी बन सकते हैं, जैसे कि आप इसके आदि बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है टॉलरेंस, अगर देखा जाए जैसे टॉलरेंस में क्या होता है कि टॉलरेंस डेवलप होती है अगर 2 से 4 वीक का हफ्ते 4 हफ्ते कंटिन्यू यूज़ किया जाता है, इसकी टॉलरेंस पैदा हो जाती है। फिजिकल डिपेंडेंस विद ऑटोनॉमिक विड्रॉल सिम्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी फिजिकल डिपेंडेंस पैदा हो जाती है किस तरह, ऑटोनॉमिक विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद रिबाउंड एंग्जाइटी और इंसोम्निया हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी वेकफुलनेस बढ़ जाती है, मतलब आप मतलब जागते रहते हैं, हाँ ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये 1 से 2 रातों तक भी रह सकता है आफ्टर स्टॉपेज ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप के बाद ये 1 से 2 रातों तक मुसलसल रह सकता है। इस कंडीशन इंसोम्निया होना, नींद ना आना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जब आप इसको इसके इसके जो आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप इसको लेना शुरू करें तो इस कंडीशन में ये सारी कंडीशन इस कंडीशन में ये डिबॉर्डिंग एंग्जाइटी और इंसोम्निया वगैरह होगा, ठीक है। तो ड्रग इंट्रैक्शन में देखने में क्या होता है कि वाइड अंडर सीएनएस डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव्स, अगर इनको ले रहे हैं तो सर में क्या करना चाहिए कि दूसरी, अगर कोई आप कोई और सीएनएस डिप्रेशन ले रहे हैं तो उसको या सेडेटिव कोई ले रहे हैं ड्रग तो उसको नहीं लेंगे। जैसे कि अपाइड्स वगैरह लेते हैं आप, अपाइड जैसे वगैरह उसको इस्तेमाल नहीं करना, बारबिटरेट्स भी नहीं लेने और इथेनॉल भी नहीं यूज़ करना। तो इसके बाद क्या है कि स्ट्रॉन्ग CYP3A4 या CYP2C19 इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटर होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट किए जाते हैं जब आप बेंजोडाइज़ेपिन ले रहे हैं उस वक्त, ठीक है जी। जैसे कि लेट्रोकोनाजोल या कीटोकोनाजोल वगैरह नहीं लेने हैं उन्हें। अच्छा, ये क्या करती है, बेंजोडाइज़ेपिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कोई अदर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अगर CYP3A4 या CYP2C19 इंड्यूसर लिए जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि और जो बेंजोडाइज़ेपिन्स के लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये पोटेंशिएट करते हैं सीएनएस डिप्रेशन को, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये सीएनएस डिप्रेशन पोटेंशिएट सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, एंटीहिस्टामिन, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और अपवर्ड एनालिसिक्स, मतलब अगर आप ये सारी मेडिसिन ले रहे हैं, इसके साथ अगर बेंजोडाइज़ेपिन आप लेते हैं तो इसको इसका क्या होता है, सीएनएस का डिप्रेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एलिमिनेशन ऑफ लाइफ प्रोलॉन्ग्ड बाय सीएनएस। अच्छा, इसकी वजह से इसकी अगर आप CYP3A4
लेंगे तो उसकी वजह से उसका हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो एल्डरली या यंग पेशेंट में देखा जाए तो क्या होता है, इसकी वजह से लिवर इम्पेयरमेंट भी हो सकती है और बेंजोडाइज़ेपिन की इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको स्टेशन की बजाय हिप्नोटिज्म या इस तरह कोई कंडीशन हो सकती है, या आप कोमा वगैरह की कंडीशन तक जाते हैं। सो लोरेज़ेपिम क्या होता है, लोरेज़ेपिम लीवर और किडनी के जरिए मेटाबोलाइज होता है और इसको विड्रॉल अल्कोहल विड्रॉल, मतलब कोई शख्स अगर अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। और वो भी इस कंडीशन में जब उसको कोई हिपैटिक इशू ना हो, लीवर का उसका कोई इशू ना हो। तो वार्निंग क्या है जी, बेयर्स क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें बेयर्स क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिलीरियम स्टेशन एंड फॉल्स इन एल्डरली। अच्छा, नेक्स्ट है जी अब्यूज पोटेंशियल। अब्यूज पोटेंशियल में क्या होता है कि मे काज यूफोरिया विद रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड ड्रग विड्रॉल। इसका से वजह से आपको डिपेंडेंस वगैरह ज़्यादा हो सकती है, ठीक है जी। और बेस क्राइटेरिया क्या कहता है जी, इस कहता है कि इसका डिलेरियम हो सकता है, आपका स्टेशन इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी FDC फोर control substance. Then after this comes black box warning. It contain concomitant use of the benzodiazepine and opioids may result in the profound sedation, respiratory depression, coma, and death. Okay. Next thing is tolerance. What is tolerance? Tolerance to anxiolytic effect does not seem to be a problem. अगर आपको एंग्जाइलेटिक ड्रग्स से कोई टॉनस हो गया तो इसको इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इन स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होता है, सिचुएशन इज़ नॉट सो क्लियर। स्टीम अच्छा, अगर आपको यानी कि जो स्लीप डिसऑर्डर वगैरह होते हैं उनमें जो क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि इसमें आपको किस वजह से नींद वगैरह नहीं होती। इसमें क्या होता है, स्टडीज ऑफ सब्जेक्टिव स्लीप क्वालिटी जो इंड्यूरिंग ऑफ एफिकेसी बट और हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम स्टडीज इंडिकेट डिक्रीज इफेक्ट आफ्टर 4 to 8 weeks। ठीक है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइंग डायरेक्टर सम टॉलरेंस डेवलप्स। कुछ टॉलरेंस को कोई टॉलरेंस हो जाती है जब इसको 4 से 8 घंटे लिया जाता है, तो क्या कहते हैं, नेसेसरी फॉर द डोज एस्केलेशन इन। इसमें क्या होता है जी, नेसेसरी फॉर द डोज एक्सक्लेशन इन द स्लीप डिसऑर्डर इज देयर। अच्छा, जो डोज की एक्सक्लेशन से स्लीप डिसऑर्डर वगैरह जो पैदा होती हैं, ये एक बहुत रेयर कंडीशन, कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, डोज डिपेंडेंस। डोज डिपेंडेंस क्या है कि एनिमल जो ह्यूमंस और जो ह्यूमन जो कहना है रिसर्च से है, इससे जो रिसर्च की गई है उससे पता चला है कि इसमें क्या है कि इन सारे जानों के ऊपर जो कोई रिसर्च वगैरह की गई है तो उनसे पता चलता है कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेंजोडाइज़ेपिन की डिपेंडेंस हो जाती है, मतलब उनकी आदत पड़ जाती है या उनका एक किस्म का नशा वगैरह लग सकता है। सो इसको अगर छोड़ना हो आपने तो उसके लिए क्या होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता से विड्रॉल करना है, ठीक है। मतलब कि टाइम के साथ इसकी डोज डिक्रीज़ करते जाना, फिर एंड आफ्टर ऑल यू हैव टू लीव इट। सो इसमें इसको छोड़ने में भी तकरीबन 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगाने चाहिए। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होता है कि फीचर्स ऑफ विड्रॉल एंड डिपेंडेंस वेरी कॉमनली देयर इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। इसकी डिपेंडेंस की एक बहुत बड़ी वजह साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये एक पेशेंट्स की एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए और उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो इतनी जल्दी इसको छोड़ना नहीं चाहते, अनविलिंग होते हैं। इस वजह से इफ़ टू नॉट स्टॉप देयर कैन बी लेप्स। अगर वो मतलब कि नहीं, इफ़ दे कैर टू स्टॉप, अगर वो इसको रोक देते इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ओरिजिनल सिम्टम्स इसकी जो दूसरी हैं उन्हें इस बात का डर होता है, अगर वो दवाई छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से उनको मतलब वो सिम्टम्स दोबारा ना आते हैं, उनकी जो स्लीप डिस्टर्बेंस कह रहे हैं वो दोबारा से शुरू ना हो जाए। इनको छोड़ने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक होना चाहिए, बट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो कि लंबे अरसे से इस्तेमाल करनी चाहिए उनकी उन्हें 6 से 12 वीक भी लगा सकते हैं इसको छोड़ने के लिए। विड्रॉल शुड बी स्लोड इफ माइल्ड। अगर अच्छा, विड्रॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। और क्या है कि अच्छा, एज लॉन्ग एज क्या होता है तकरीबन 3 से अच्छा, ज़्यादा हम पढ़ ली कि इस बात क्या है कि हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी डस्टबिन यूज़ करें जिसका जो हाफ लाइफ है ना वो ज़्यादा हो।
तो इससे क्या होता है कि आपको जो उसके टैबलेट फ्लक्चुएशन होती है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको कोई डिफ़िकल्टी वगैरह फेस नहीं आती और बआसानी अपने मतलब कि गोल तक पहुंच सकते हो, आप उनको छोड़ सकते हो। तो एडवांटेज क्या है थी बेंजोडाइज़ेपिन की बारबिटरेट्स के ऊपर, मतलब कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो बारबिटरेट से बारबिटरेट से क्यों अच्छे हैं। बेंजोडाइज़ेपिन क्या है जी, इसमें क्या आता है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो इस्तेमाल करके इनका जो अब्यूज़ की जो लायबिलिटी है, मतलब इनका गलत इस्तेमाल उनका जो एक खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसके साथ जो बारबिटरेट्स हैं इनकी टॉलरेंस पैदा हो सकती है, इंडिपेंडेंस भी पैदा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसकी वजह से इसका जो अब्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है इसके। तो इसमें क्या होता है, कोई हाइपर अल्जीजिया वगैरह या कोई सेंसिटिविटी इंसान के बढ़ जाना, इसका कोई नहीं होता, इसकी किस्म कोई सिम्टम नहीं होती। बारबिट्रेट में क्या होता है कि जो आपकी पेन की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एमनीजिया विदाउट ऑटोमेटिज्म अच्छा इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, एमनीजिया विद ऑटोमेटिज्म होता है, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिज्म भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लॉस ऑफ मेमोरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाता है, मतलब कि एक तो एमनीजिया बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से जो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से आपकी क्या कहते हैं तो उसको आपको बढ़ सकती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। याददाश्त जो मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी वो कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर इसमें आप बारबिट्रेट्स की बात करें तो इसमें जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या है कि अच्छा ये एंजाइम डोज नहीं हो सकती, इसकी वजह से इनके ड्रग इंटरेक्शन बहुत कम होती हैं। अच्छा जो इसके और बनस्बत इसके जो बारबिट्रेट्स है इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंजाइम इंड्यूस होते हैं, इसकी वजह से इनकी ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। सो बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं, इनके स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब फ्लोमेजिनिल इनकी है। तो फ्लोमेजिनिल के ये ही इनका एंटागोनिस्ट है और कोई नहीं है। और जो बारबिट्रेट्स हैं उनका एंटागोनिस्ट कोई नहीं है फिलहाल तक। तो बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन में जो न्यूरोनल डिप्रेशन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से जो बारबिट्रेट्स है उनमें क्या है, जो न्यूरोनल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन देखें तो इसमें क्या है कि आपका चार्जर निकल गया। तो अच्छा अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन देखें तो इनमें कोई एमनीजिया अच्छा एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होता, चाहे इनकी बहुत ज़्यादा डोज भी ले ली जाए फिर भी नहीं होता। और पेशेंट क्या है वो जाग सकता है, मतलब उसको नींद वगैरह इस तरह की कोई नहीं आती कि वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाए, इस तरह कोई नींद नहीं होती। और अगर बारबिट्रेट्स ज़्यादा ली जाए इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है और लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना बहुत कम है, इसकी वजह से आपको कोमा वगैरह भी हो सकता है और इवेंचुअली आप डेथ तक पहुंच सकते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन क्या है, इनका रेस्पिरेशन या कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर चाहे ये हिप्नोटिक डोजेज तक भी इसको ले लिया जाए फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो बारबिट्रेट्स है ये इसकी वजह से रेस्पिरेशन और कार्डियक फंक्शन जो है ये भी डिप्रेस हो सकती है, ठीक है। इनका ये भी कम हो जाते हैं, मतलब रेस्पिरेशन भी कम, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाता है और कार्डियोवास्कुलर जो उसका टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया का रेट है वो भी कम हो जाता है, हार्ट बीट पर आपकी वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बेंजोडाइज़ेपिन क्या है कि नो इफेक्ट ऑन आरईएम स्लीप, उनका आरईएम स्लीप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और जो नॉर्मल हिप्नोग्राम है उसके में क्या होते हैं वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है बारबिट्रेट्स है ये आरईएम स्लीप को भी सप्रेस करते हैं और इनका विड्रॉल जो है इंक्रीज इन स्लीप, ठीक है। इनकी विड्रॉल अगर किया जाए तो स्लीप जो है वो स्लीप के लिए इसका रिबाउंड लाजमी हो जाता है, मतलब इंक्रीज बढ़ता जाता है ऐसा उसकी वजह से हैंगओवर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। सो नेक्स्ट है दी रिवर्सल एजेंट फॉर बेंजोडाइज़ेपिन्स। इसमें रिवर्सल इनहिबिटर, अब ये इनका इनहिबिटर है या एंटीडोट है, उसका नाम है फ्लोमेथिनिल और इसको रोमाजिकोन भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनेबिट द एक्शन, ये बेंजोडाइज़ेपिन की इनेबिट एक्शन को इनेबिट करता है। और ये क्या करता है, डज नॉट नेसेसरली करेक्ट रिस्पिरेटरी, मतलब ये रिस्पिरेटरी डिप्रेस को क्या करता है कि करेक्ट नहीं करता। सो इसको क्या है एहतियात से यूज़ करना चाहिए पेशेंट के अंदर,
क्योंकि इसमें हाई डोज का सीजर वगैरह होते हैं, सीजर वगैरह इसकी वजह से आ सकते हैं या अरिथमिया वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्जर्व फादर डिजीनेस के लिए भी इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि नेजिया और वोमिटिंग वगैरह इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब ये डिजीनेस करा सकता है, नोजिया या वोमिटिंग वगैरह करा सकता है। सो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या होती है कि इसे एंटी डिप्रेसेंट के साथ इसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होती है। फ्लूमाजेनिल के बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट है, ये एफडीए से अप्रूव हुआ था 1991 में। और मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर का। ये इसका सिर्फ एक मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म एक्शन शो हो रहा है कि क्या है कि दे एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजिपिन का। ये क्या करता है कि ये बेंजोडाइजिपिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है और सी ड्रग्स के भी, बट इसके अलावा जो अदर ड्रग्स वगैरह हैं उनको ये इस तरह कोई उन पर असर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद यूज़ क्या है जी, अगर बेंजोडाइजिपिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है। और अगर आपने रिवर्सल करना है मतलब बेंजोडाइजिपिन सेडेशन का तो उस वक्त इसको यूज़, मतलब कि अगर आपको सेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से बेंजोडाइजिपिन की वजह से, तो उससे इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फ्लूमाजेनिल कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है जी, अगर कोई इग्निशन वगैरह है, कोई इंजेक्शन वगैरह है तो इसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है जी, रिसेंट सर्जरी वगैरह कोई हुई है CNS की तो उसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई कन्वर्जन वगैरह आपको एपिलेप्सी वगैरह है तो उसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो क्रोनिक यूज़र है बेंजोडाइजिपिन का तो उसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। सो द टॉपिक इज़ नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स, मतलब वो हिप्नोटिक ड्रग्स जो कि बेंजोडाइजिपिन की क्लास नहीं है। अच्छा, इनको जी ड्रग्स भी कहा जाता है। ये इसमें से कौन कौन सी, इसमें से ज़िलिप्लोन आ जाता है, इनमें ज़ेल्पिडम आ जाता है और एस जोपिलोन एसोपिक्लोन आ जाता है, ठीक है जी। ये क्या है जी, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी का हिस्सा है जिनको नॉन बेंजोडाइजिपिन क्या होता है। इनमें क्या होता है कि जो एक बेंजीन का फ्यूज रिंग होता है डायज बाम के साथ वो नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं और क्या करते हैं कि गाबा के पोटेंशिएशन कराते हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर सब टाइप के ऊपर। तो क्या है जी, दे हैव सिडेटिव, इनके सिडेटिव इफेक्ट्स होते हैं और इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं, सेडेटिव के तौर पर काम करते हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, इनको हेडेज हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो सकते हैं इसकी वजह से डिप्लोन और एसोपिक्लोन की वजह से। और इसके बाद एसोपिक्लोन देखी जाती है, इनका इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या रिलेटिवली डिवाइड ऑफ टॉलरेंस, इसकी वजह से इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कभी कभार बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और विड्रॉल सिम्टम्स एट नॉर्मल डोजेज। अच्छा, अगर जब इसको विड्रॉ किया जाए मतलब कि छोड़ा जाए तो इसकी बहुत सारी सिम्टम्स आती रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉन इसमें याद नेक्स्ट में याद आते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। पहले में हमने पढ़ा है जी बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट या जी हिप्नोटिक ड्रग्स। उसके बाद है जी मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या जैसे इसकी एग्जाम्पल में रिमल्टियन क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसी मेलाटोनिन टाइप 1 रिसेप्टर को और क्या करता है मेलाटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर्स को। मेलाटोनिन टाइप 1 और मेलाटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर इनको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। और इसके बाद क्या होता है, जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो इनकी स्लीप वगैरह इंड्यूस होती है और सुपरा की सुपरा स्प्रेची अस्मेटिक जो न्यूक्लियस है उसको क्या करता है कि उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये होता है जी 10 सर्कैडियन पेसमेकर आर मास्टर क्लॉक ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस के ऊपर मतलब ये हाइपोथैलेमस का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं सुप्राचियस सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, इसके ऊपर ये एक्ट करता है, इसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है डिक्रीज कर देता है, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं, ये डायोड और रिबर्न इंसोम्निया, इनमें इंसोम्निया हो सकता है, ठीक है जी। टॉलरेंस पैदा हो सकती है इनकी, या विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब जब छोड़ा जाता है इनके लेना छोड़ जाते हैं, इसकी वजह से आपको बेचैनी वगैरह या इस तरह की बहुत सारी और सिम्टम्स आती हैं। साइड इफेक्ट्स, अच्छा हेडेज हो सकता है इसकी वजह से,
लेथर्जी हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और सोमनोलेंस हो सकती है, ठीक है। ये इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद टोलरेंस वगैरह इसके बाद हो सकती है, या विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। मेलाटोनिन टाइप 1 या टाइप 2 रिसेप्टर के ऊपर रिएक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं कि एक्टिवेशन करते हैं रिसेप्टर्स की, जो क्या कहलाते हैं, जो स्लीप इंड्यूस कराते हैं। किस तरह कहलाते हैं, ये एक्टिव कर देते हैं किसको, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को, जो कि एक मास्टर क्लॉक होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन बेंजोडाइज़ेपिन एंग्जाइयोलिटिक्स। अब सब पहले हमने पढ़ा है जी हिप्नोटिक्स, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन बेंजोडाइज़ेपिन एंग्जाइयोलिटिक्स। इसमें देखें, इसमें जो ड्रग आती है वो है जी बसपैरोन। ये एक पार्शियल एगोनिस्ट है जो क्या करता है 5 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है जी। ये बेंजोडाइज़ेपिन्स का एक अल्टरनेटिव है फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी। अगर जनरलाइज एंग्जाइटी की लॉन्ग टर्म आपने थेरेपी करनी है तो उसके लिए बेसपेरोन एक अच्छा ऑप्शन होता है। डज नॉट प्रोड्यूस, ये कोई रिवॉर्ड इफेक्ट नहीं पैदा करता है, मतलब कि अगर इसको छोड़ा जाए तो इसकी वजह से कोई इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं आते, या कोई इसकी आप कहने के हैबिचुएशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। इसकी आदत वगैरह नहीं पड़ती है, लत नहीं लग जाती इसकी। पार्शियल एगनिस्ट एट 5-HT1 रिसेप्टर, ये क्या करते हैं 5-HT1 रिसेप्टर पर एक एगोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं, ताकि एंटागोनिस्ट के तौर पर। और क्या करते हैं मॉडरेट एफिनिटी ऑफ टी टू रिसेप्टर की जो एफिनिटी है उसको मॉडरेट करते हैं, और इसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिपेंडेंस वगैरह नहीं होती है, ठीक है जी। ये क्या करते हैं 5-HT1 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं एक एगोनिस्ट के तौर पर, और इसकी वजह से क्या करते हैं ये जो D2 रिसेप्टर्स की अफिनिटी है उसको अपनी नॉर्मल हालत में ले आते हैं। सो डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनका जो ऑनसेट एक्शन है वो डिलेड होता है, ठीक है। इसमें मतलब कि इसके एक्शन आने में सेवरल वीक्स भी लग सकती है। नॉट गुड फॉर एक्यूट एंग्जाइटी अटैक्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्वेयर मसला है एंग्जाइटी का तो उसमें ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसमें ये अपना असर अच्छी तरह से नहीं दिखाएगा। तो एडवर्स फैक्ट देखने इसमें डिजीनेस हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ है, टेच मसल स्पाज्म और लाइट हेडेडनेस वगैरह फील हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रोपेनोलोल, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन एंग्जाइयोलिटिक्स। इसी में प्रोप्रेनोलोल पहले हमने पढ़ा बेस्पेरोन, और अब हम पढ़ने लगे हैं प्रोप्रेनोलोल। ये क्या होता है कि स्टैक फ्रूट के अंदर ये बात यूज़फुल होता है, और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के अंदर, ठीक है जी। अगर आपको मतलब एंग्जाइटी हो कि आप जो काम करने लगे हैं वो अच्छा होगा या नहीं होगा, कोई एक्ट कर वगैरह करने लगे हैं, तो इस एंग्जाइटी को कम करने में बहुत ज़्यादा अपना एक अच्छा रोल किरदार अदा करते हैं। ये क्या करते हैं जी, हमारे जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आ रही हैं एंग्जाइटी की उनको ये कम करते हैं, ठीक है जी। बट नॉट इमोशनल, लेकिन हमारे इमोशनल जो एक हमारी जो इमोशनल एंग्जाइटी वगैरह है उसको ये कम नहीं करता, ठीक है जी। अगर आपको सिम्टम्स आ रही हैं सोमैटिक या ऑटोनॉमिक ये क्या करता है सप्रेस करता है किसको, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका जो है उसको ये सप्रेस करता है, लेकिन ये आपका इमोशनल जो सिम्टम्स वगैरह आनी होती है एंग्जाइटी की उसको ये सप्रेस नहीं करता। सो ये क्या करता है कि सेंट्रल स्पाज्मेटिक ड्राइव जो है हमारे हेड हमारे जो ब्रेन के अंदर है उसको ये डिक्रीज कर देता है टू पेरिफेरल आर्गन्स तक इनका एक प्रॉपर फंक्शन, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाला जो फंक्शन है वो नहीं पाने देता। तो क्लोनिडीन क्या है, एन अल्फा 2 एड्रीनर्जिक ऑटो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और ये क्या करता है ये भी सिंपथेटिक ड्राइव को डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसकी वजह से एग्जाइलेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पैदा होती है क्लोनिडीन। जब सबसे पहले हमने पढ़ा बसपैरोन फिर प्रोप्रेनोलोल, जो क्या कहते हैं स्टैग फ्रूट में या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा अपना एक बेहतर किरदार अदा करता है, और ये क्या करता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के को प्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे अगर कोई परफॉर्मेंस वगैरह या कोई काम वगैरह करने लगे हैं तो उसमें जो हमें एक एंग्जाइटी वगैरह होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। और ये क्या करते हैं ये डिक्रीज कर देते हैं हमारे सेंट्रल सिम्पथेटिक ड्राइव को,
तो पेरिफेरल आर्गन तक एक तो सेंट्रल सिंपैथेटिक ड्राइव जो होती है उसको ये कम कर देते हैं। क्लोनिडीन क्या है जी? एक क्लोनिडीन एक अल्फा टू एड्रेनर्जिक एंटी ऑटो रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो क्या कहते हैं ये भी सिंपैथेटिक ड्राइव जो है हमारी है उसको सप्रेस करता है या उसको सप्रेस करता है थोड़ा सा, उसकी वजह से अपना असर दिखाता है इंजाइलेटिव प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।